नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा में एचओडी साइकोलॉजी के पोस्ट पे वर्किंग हूँ। और मैं आज आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मोटिवेशन, उसके बारे में कुछ बात करूंगी। मोटिवेशन, जिसको हम हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या होता है और अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है, बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और मास्लो की क्या थ्योरी है। तो चलते हैं। प्रेरणा या मोटिवेशन, मोटिवेशन को हम हिंदी में प्रेरणा, अभिप्रेरणा कुछ भी कह सकते हैं। वास्तव में जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मूवर से बना है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, टू मूव, यानी कि व्यक्ति में गति उत्पन्न करना। तो अगर शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो मोटिवेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिससे व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मोटिवेशन में अगर हम ये देखिए कि डेली बेसिस पे हम बहुत से कार्य करते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि वो कार्य हम क्यों करते हैं, तो उस क्यों का आंसर मोटिवेशन। अर्थात मोटिवेशन किसी भी कार्य को करने की एक तरह से ऊर्जा बनाए रखता है या ऊर्जा प्रदान करता है। साधारण शब्दों में मोटिवेशन का अर्थ हो सकता है कि जब किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति ऊर्जा का अनुभव करे, तो उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। साइकोलॉजी में मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत से डेफिनेशंस दिए गए हैं। कुछ डेफिनेशंस को मैंने यहाँ पे कोड किया है। फॉर एग्जाम्पल, गुण के अनुसार किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। अर्थात मोटिवेशन एक ऐसा सोर्स होता है जो कि किसी भी क्रिया को इनिशिएट कराता है, यानी प्रारंभ कराता है, और उसको तब तक जारी रखता है जब तक व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। स्किनर ने जैसे इसकी परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई चीज सीखना है तो हमें सबसे नेसेसरी चीजें क्या होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए। वास्तव में अभिप्रेरणा कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको बाहर से दिखाई दे। वास्तव में अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक प्रक्रिया अवस्था होती है, जो किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए उसे ऊर्जा प्रदान करती है, और जब तक वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाए तब तक व्यक्ति के अंदर एक तरह का तनाव उत्पन्न करती है। उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के क्षेत्र में एक परिभाषा बैरन और बर्न ने भी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरण को एक काल्पनिक अवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं, काल्पनिक आंतरिक अवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं, जो व्यवहार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है और एक खास लक्ष्य की ओर या उद्देश्य की ओर ले जाता है। यानी अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, किसी भी क्रिया को आरंभ करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो आंतरिक परिकल्पित अवस्था है, उसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। वास्तव में अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देती है। अभिप्रेरणा में अब नेक्स्ट ये आता है कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है। तो वास्तव में जैसे परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। अभिप्रेरणा का प्रारंभ जो होती है कहाँ से होती है, आवश्यकता से होती है, नीड से होती है। और यह लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना जाए, ये एनर्जी हम तक बरकरार रखती है। अभिप्रेरणा रुचि व ध्यान केंद्रित प्रक्रिया, हम अभिप्रेरणा को कह सकते हैं कि जहां हमारा अटेंशन और इंटरेस्ट जाता है, वहां पे व्यक्ति को ये ऊर्जा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा वास्तव में जन्मजात और अर्जित दोनों तरीके की होती है। जैसे अभिप्रेरणा जन्मजात क्या हुई, जैसे हमारा भूख है, प्यास है, नींद है, या मलमूत्र त्याग इत्यादि प्रक्रिया है जो कि जन्मजात होती है, यह अभिप्रेरणा के अंतर्गत शामिल होती है। अर्जित प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे उपलब्धि की अभिप्रेरणा, एफिलिएशन मोटिव्स, पावर मोटिव्स, ये सब अर्जित प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। जन्मजात जो कि इनबॉर्न होता है, अर्जित मतलब जिसको हम एक्वायर करते हैं। तो अभिप्रेरणा हमारी दोनों तरीके की होती है। अब हम इस अभिप्रेरणा को अगर देखें तो उसमें दो तीन जो टर्म्स होते हैं, दो तीन टर्म्स होते हैं या दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे नीड का है।
तो अभिप्रेरणा की जो शुरुआत होती है वो नीड से होती है। नीड जिसको हम आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता क्या होती है? किसी भी प्राणी के शरीर में किसी चीज की जब कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो हम उसको नीड कहते हैं। यानी अभिप्रेरणा वास्तव में किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है। अब दूसरा टर्म है ड्राइव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रणोद। प्रणोद क्या स्थिति होती है? यानी जब व्यक्ति के अंदर किसी तरह की कोई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति उस आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहता है। तो उस संतुष्टि के मार्ग में जो तनाव व्यक्ति के अंदर उपस्थित होता है, जो क्रियाशीलता होती है, उसी को हम ड्राइव कह सकते हैं। वास्तव में ड्राइव को हम डिफाइन करते हैं, द वर्ड ड्राइव रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ टेंशन इन एक्टिविटी दैट इज अराउज्ड बाय वन ऑफ द नीड्स। मतलब नीड के कारण जो व्यक्ति के अंदर एक तरह से टेंशन की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, क्रियाशीलता की अवस्था है, उसको हम ड्राइव कहते हैं। इंसेंटिव क्या हुआ? इंसेंटिव का मतलब कि जो प्रोत्साहन हमको मिलता है अभिप्रेरणा के दौरान, उसको हम इंसेंटिव कहते हैं। और जब तक व्यक्ति गोल तक पहुंच ना जाए, तब तक व्यक्ति को एक तरह का सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता है। तो बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट में दो तीन चीजें इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे पहला नीड, दूसरा ड्राइव। नीड को हम आवश्यकता कहते हैं, ड्राइव को प्रणोद कहते हैं। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन और गोल का मतलब होता है लक्ष्य। यानी कि मोटिवेशनल सर्किल में कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे व्यक्ति का व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब से उसके अंदर ड्राइव उत्पन्न होता है। ड्राइव से ड्राइव जो इंसेंटिव की तरफ जाता है और इंसेंटिव जो है गोल की तरफ जाता है। जैसे ही हम गोल अचीव कर लेते हैं तो हमारी दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यानी ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी मोटिवेशन के लिए नीड का होना आवश्यक है। और ये मोटिवेशन सर्किल होता है, जो आप ये एरो देख रहे हैं, जिससे पता चल सकता है कि मोटिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट नीड होता है और एंडिंग पॉइंट गोल हो जाता है। और जैसे ही हम गोल पे पहुंच जाते हैं तो हमारी दूसरी तरह की आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं कि मोटिवेशन के में बहुत तरह की, मोटिवेशन के संबंध में बहुत तरह की थ्योरीज है। लेकिन जो आज हम लोग थ्योरी की बात करने जाएंगे वो है मास्लो की थ्योरी, जिसको हम नीड हायरार्किकल मॉडल कहते हैं, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। तो मोटिवेशन के संबंध में नीड हायरार्किकल मॉडल एक बहुत ही प्रचलित मॉडल, जिसका प्रतिपादन जो है मास्लो ने किया था। अब्राहम मास्लो वास्तव में एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने नीड हायरार्किकल मॉडल दिया था। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं को कुल 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली आवश्यकता होती है जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं, जिसको हम हिंदी में शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। दूसरी तरह की आवश्यकता होती है वो सुरक्षा आवश्यकताएं होती है, जिसको हम सेफ्टी नीड कहते हैं। थर्ड तरह की जो आवश्यकता होती है उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, यानी अपनत्व और प्यार की आवश्यकता कहते हैं। चौथी नीड जो होती है वो स्टीम नीड होती है, जिसको हम सम्मान की आवश्यकता कहते हैं। और पांचवा नीड होता है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म सिद्धि की अवस्था होती है, उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये आवश्यकताएं क्या क्या है। मास्लो के अनुसार जो ये आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, ये एक हायरार्की में होती है, यानी एक पदानुक्रम होती है। जब तक नीचे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती है, हम नेक्स्ट वाली आवश्यकता की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति में जब तक शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, व्यक्ति दूसरी आवश्यकता यानी सुरक्षा आवश्यकता की तरफ नहीं बढ़ पाता है। तो मास्लो का कहना है कि नेक्स्ट आवश्यकता की उत्पत्ति तभी होती है जबकि पिछली आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि व्यक्ति की सबसे बेसिक नीड होती है फिजिकल नीड, जिसमें हम भूख, प्यास, नींद, यौन और सीमांत कम की अवस्था को रखते हैं। ये व्यक्ति की बेसिक नीड है। इसमें जैसे भोजन, कपड़ा और मकान होता है, तो भोजन और कपड़े की आवश्यकता को हम शारीरिक आवश्यकता में रखते हैं। जब तक व्यक्ति की इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो नेक्स्ट आवश्यकता, जिसको हम सुरक्षा आवश्यकता कहते हैं, उसकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। अर्थात जब तक हमें हमारी अगर हमें बहुत तेज भूख लगी तो सबसे पहले हम भोजन की तलाश में रहेंगे, तभी हम दूसरे नीड की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हमारी फिजिकल नीड फुलफिल हो जाती है तो हम दूसरे नीड की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम सुरक्षा की आवश्यकता या सेफ्टी नीड कहते हैं। ये परानुक्रम की दूसरी आवश्यकता है।
ठीक है। इस श्रेणी की आवश्यकता में शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता, स्थिरता की आवश्यकता, निर्भरता की आवश्यकता, बचाव की आवश्यकता, डर, चिंता आदि की अनुभूतियों से मुक्ति आदि सम्मिलित होती है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि जैसे भूख, प्यास या भूख, कपड़ा शारीरिक आवश्यकता में होती है। जब इन आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब हम सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शेल्टर की आवश्यकता यानी मकान की आवश्यकता हो जाती है। जब इस तरह की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब हम तीसरी तरह की आवश्यकता की तरफ बढ़ते हैं, जिसको लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड कहते हैं, जिसको हिंदी में हम अपनत्व, प्यार, संबंधता और स्नेह की आवश्यकता कहते हैं। मास्लो के अनुसार जब जैविक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब हम यह चाहते हैं कि हमारा परिवार में, समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान हो। स्नेह की आवश्यकता से तात्पर्य क्या होता है कि दूसरों से स्नेह देने और दूसरे से स्नेह पाने की आवश्यकता होती है, अर्थात हम एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसमें जो सेक्स वगैरह की नीड होती है, वो सब हम अपनत्व और प्यार की अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। नेक्स्ट, जो जब इस तरह की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, लव एंड बिलोंगिंग आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जिसको हम सोशल नीड कहते हैं। जब इस तरह की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब हम लव एंड बिलोंगिंगनेस की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब हम स्टीम नीड की तरफ बढ़ते हैं। सम्मान पाने की आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में चौथे स्थान पर आती है। सम्मान की आवश्यकता व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब इसकी नीचे की तीनों श्रेणी की आवश्यकता अर्थात जैविक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और अपनत्व व प्यार की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। अब सम्मान की आवश्यकता के आवश्यकता के अंतर्गत हम दो तरह की आवश्यकता रख सकते हैं। पहले आत्म सम्मान की आवश्यकता और दूसरा दूसरे से सम्मान पाने की आवश्यकता। आत्मसम्मान की आवश्यकता मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की आवश्यकता। इसके अंतर्गत हम कॉम्पिटेंसी नीड रखते हैं, पर्सनल ग्रोथ की नीड रखते हैं, एडुकेसी की नीड रखते हैं, अचीवमेंट की, इंडिपेंडेंस की। ये सब जो भावनाएं होती हैं, वो सम्मान की भावनाएं होती हैं। नेक्स्ट चीज होती है हमारी, वो होती है दूसरे से सम्मान पाने की आवश्यकता, यानी दूसरा हमें पहचाने, हमारी प्रशंसा करे, हमारी तरफ ध्यान रखे, हमारा एक्सेप्टेंस दे, वो सम्मान पाने की अवस्था होती है, जो कि स्टीम नीड के अंतर्गत होती है। जब स्टीम नीड की फुलफिलमेंट हो जाती है, जब सम्मान आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब जो है हम पांचवी नीड की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? कहा जाता है, मास्लो का कहना था कि इस नीड तक बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की ताह उम्र वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है। ताह उम्र कहने का मतलब कि पूरी जिंदगी व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ लगा रहता है, और शायद ही कुछ व्यक्ति बचते हैं जो कि आत्म सिद्धि या आत्म वास्तविकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ पहुंचते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आत्म उन्नति। एक ऐसी अवस्था जब हम अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पूर्ण रूप से अवगत हो जाते हैं और उसको विकसित कर लेते हैं, तो उसको हम, जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है, उसको हम पहचान ले और उसको पूरी तरह से डेवलप कर ले, तो उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कहते। मास्लो का कहना था कि इस नीड तक बहुत कम आवश्यकताएं हो सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व ही इस तरह की आवश्यकता की पूर्ति कर। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्म सिद्धि की अवस्था तक लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की पूरी जिंदगी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, अपनत्व, प्यार की आवश्यकताओं को पूरा करने में बीत जाता है। कुछ व्यक्ति सम्मान तक की अवस्था और कुछ व्यक्ति आत्म सिद्धि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इसमें ध्यान योग्य रखने वाली बातें ये हैं कि शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता को हम निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कहते हैं, जबकि सामाजिक आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता और आत्म सिद्धि की अवस्था को हम उच्च स्तरीय आवश्यकताएं कहते हैं। यानी नीचे की शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की अवस्था कौन सी है? निम्न स्तरीय। और सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म सिद्धि की अवस्था हमारी सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता है, जो कि उच्च स्तरीय आवश्यकता के अंतर्गत आती है। तो ये बात हमें आप सबको समझ में आ गई होगी कि हम पिरामिड में नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। तो ये सारी आवश्यकताएं की पूर्ति होना
व्यक्ति में अति आवश्यक है। जब तक व्यक्ति की आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, वो सुरक्षा की तरफ नहीं बढ़ेगा और जब तक सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगा, वो सामाजिक आवश्यकता यानी लव एंड बिलॉन्गिंगनेस नीड की तरफ नहीं पहुंचेगा और उसके बाद से सेल्फ स्टीम नीड की तरफ नहीं पहुंचेगा, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। तो ये मास्लो की थ्योरी थी, मास्लो का ये मान्यता थी कि व्यक्ति जब तक एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंच पाता। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।